ओके, तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो केमिकल इफेक्ट्स पे हमने बातें की थी, और हमने एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने का ट्राई किया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ स्पेशल केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां पर मैंने बताया था कि हमें एक सीबेक, पेल्टियर, जूल और थॉमसन इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 किससे स्टार्ट किया था? पेल्टियर इफेक्ट से। पेल्टियर इफेक्ट किससे रिलेटेड है बताएं? पेल्टियर इफेक्ट किस बात से रिलेटेड है? अगर दो मेटल प्लेट्स को सेम टेम्परेचर पे रखा तो उनका इलेक्ट्रॉन स्पेसिंग अलग रहेगा। स्पेसिंग अलग रहेगा, बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग रहेगा। इस बात पर जोर दिया था पेल्टियर ने, और उसी के इफेक्ट को उसने डिस्कस किया था। फिर थॉमसन ने क्या बताया था? सेम प्लेट की एंड्स को 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन स्पेसिंग अलग रहेगी। मतलब अगर यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, कुछ टेम्परेचर बदल रहा है कंटिन्यूअस, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। और इन दोनों से ही पहले सीबेक ने ऑलरेडी एफर्ट करके एक थर्मोकपल बनाया हुआ था। तो हमें वहीं से आज स्टार्ट करना था। क्या कि सीबेक ने दो मेटल्स को ज्वाइन किया हुआ था और एक सेटअप बनाया था जिसे क्या बोलते हैं? थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है एग्जैक्टली उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक मेटल्स की टेबल बनाई। उसमें उसने बताया कि अगर हम एक एंड को क्या रखते हैं? हॉट, और एक एंड को क्या रखते हैं? कोल्ड, तो उसमें ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस क्या जनरेट हो जाती है? करंट। और ये जो करंट जनरेट होगी, मतलब ईएमएफ जनरेट होगा, वो ईएमएफ किस पे डिपेंडेंट होगा? इनके सीक्वेंस पे डिपेंडेंट होगा। तो लाइक अगर आप एंटीमनी और बिस्मथ यूज करोगे तो आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैंने एक और बात बताई थी, क्या कि अगर आयरन और निकेल में कितना ईएमएफ आ रहा है? 14 वोल्ट। तो अगर मैं आयरन और कॉपर का थर्मोकपल प्लस कॉपर और निकेल का थर्मोकपल यूज करूंगा तो डेफिनेटली आंसर कितना ही आना चाहिए? 40। ठीक। फिर बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सीबेक ने किस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट बताई? कोल्ड जंक्शन पे, कि कोल्ड जंक्शन पे टॉप मेटल से बॉटम मेटल की तरफ करंट जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने आयरन और कॉपर लिया तो करंट आयरन से कॉपर जाएगी, लेकिन कहां पर ये चीज देखने को मिलेगी? कोल्ड जंक्शन में। कहां पर? कोल्ड जंक्शन पे। कोल्ड जंक्शन में। ठीक है, तो बात है कि ठीक है, ईएमएफ किस तरीके का होगा, क्या होगी चीजों में, वो हम देखने को समझते हैं। तो देखें, हमें कुछ ऐसे ईएमएफ का ग्राफ मिलता है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। मतलब सपोज करते हैं, चलो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर क्या है? टीसी। क्या है? टीसी। तो ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर मान लेते हैं टी है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोल्ड को मतलब ऐसे कम नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? कोल्ड को फिक्स करोगे, कि लेट्स से किस पे फिक्स किया? 0 पे। और किसे चेंज करोगे? हॉट वाले को ना। 50 डिग्री करोगे, 80 डिग्री करोगे, 100 डिग्री करोगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में हमने क्या फिक्स कर दिया? कोल्ड का टेम्परेचर। और अब इंक्रीज किसको करेंगे? हॉट वाले को। तो हमने देखा कि अगर हॉट और कोल्ड दोनों सेम रहे तो क्या कोई ईएमएफ आएगा क्या? नहीं। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे ही हॉट का बढ़ाते जाते हैं तो ईएमएफ बढ़ता जाता है पैराबोलिक फॉर्म में। तो एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आता है जहां पर ईएमएफ क्या होता है? एक मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, और उसके बाद ईएमएफ वापस से कम होने लग जाता है। तो इसका मतलब थर्मोकपल पे ये भी यूज करना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पर ही बेस्ट होता है यूज करना। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल टेम्परेचर। तो क्वेश्चन ये बोलोगे कि एक थर्मोकपल पे मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा है किसी टेम्परेचर पर, तो आप समझ गए कि वो टेम्परेचर क्या है? क्या है वो? न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक। सोचो अब आप न्यूट्रल से भी ज्यादा आगे तक जा रहे हो।
तो इसका मतलब ईएमएफ कम होता जाएगा फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बताएं? तो उसके बाद ईएमएफ ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उसकी क्या बदल जाएगी, करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर है जिसके बाद करंट स्विच हो जाएगी, इसलिए इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर। इसलिए अपन लोग इन्वर्जन टेम्परेचर से आगे जाते ही नहीं है, क्योंकि फिर चीजें क्या होने लगेंगी, रिवर्स होने लग जाएंगी। तो उससे बेटर है कि हमारा जो ईएमएफ यूज किया जाता है थर्मोकपल, वो इस रीजन में यूज किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो तीनों नेम देख लेते हैं। टीसी मतलब क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, मतलब कोल्ड वाले का same टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। फिर एन क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या हो रहा है, मैक्स मैक्स है ईएमएफ। मैक्स। और आई क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन। ठीक है। तो एक और चीज होती है कि क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं हॉट का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ बढ़ेगा या नहीं, बताओ? बढ़ेगा। नहीं, स्टेटमेंट होगा कि न्यूट्रल पे डिपेंड करेगा कि अगर ये टेम्परेचर न्यूट्रल से कम है तो बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा। न्यूट्रल से ज्यादा है तो आगे बढ़ाने में कम होगा। तो ए और बी नहीं, सी ऑप्शन होगा कुछ जो कि बोलेगा कि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पे, सर न्यूट्रल। हाँ, वो न्यूट्रल के आगे कम क्यों होगा? वो थर्मोकपल का जो है एनालिसिस है, आउटपुट देखा गया कि ये कपल में मतलब जो ये डेंसिटी है एक टाइम तक ही आप चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमने बात की थी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, कि टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलती जाती है। तो एक टाइम पर तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा जाने लगोगे तो फिर इनमें ओवर डेंसिटी कोलिजन क्रिएट करेगी, और कोलिजन से फिर ये वापस लौटना शुरू कर देंगे। सर समझा? तो इन्वर्जन तक आते आते सेम हो जाएंगे, और उससे भी अगर ज्यादा हुआ तो वेरिएशन एकदम बदल जाता है। तो इसलिए अपन इस रिजल्ट को याद रखते हैं। तो क्लियर रहेगा ये? सब अच्छा, न्यूट्रल टेम्परेचर निकालते कैसे हैं, कई बार पूछ लेता है। तो आप समझ गए, कोल्ड टेम्परेचर और इन्वर्जन के बीच का है वो। ओके, इन्वर्जन को डायरेक्टली नहीं देता है, आपको दे देता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर करंट क्या हो जाती है, अपनी डायरेक्शन बदल स्विच जाए। कर लेती है। अब फंक्शन बना लेते हैं। तो ये एक पैराबोला है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, तो ईएमएफ की इक्वेशन आती है AT प्लस B/2 t²। कुछ नहीं करना है, इसे बस थोड़ा सा याद रखना है कि ये एक फॉर्मेट है कि थर्मोकपल से ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है, जहां पर ए और बी क्या है, फीडबैक कांस्टेंट। फीडबैक कांस्टेंट है। ओके, और एक थर्मोकपल के लिए ये क्या होते हैं, क्लियर, समझा कि नहीं? सब अच्छा, तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो मैं बोलूं कि बताओ अगर मैं टी की वैल्यू Tn रख दूंगा तो ई की वैल्यू क्या आएगी, मैक्स। मैक्स। तो मैं तो मैक्सिमम निकाल भी सकता हूँ ना एक मेथड से, याद है ना मैक्स निकालना, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मेटल के लिए सीबेक कांस्टेंट क्या है, फिक्स है, तो अगर मैंने इस पोटेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो मैक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d/dt को 0 0, और वहां से न्यूट्रल टेम्परेचर क्या आ गया, -a/b। -a/b। तो a और b कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक थर्मोकपल के लिए a और b भी फिक्स होते हैं, और क्या फिक्स होता है, न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर। क्या है इसका न्यूट्रल टेम्परेचर, ये रहेगा। तो बताएं रिलेटेड टू दिस सीबेक इफेक्ट क्लैरिटी है कि नहीं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव समझ में आया, डायरेक्शन वाला ये टेबल है वो, और दूसरा ये फिगर, और तीसरा ये तीनों पॉइंट, कोल्ड टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर, और ईएमएफ की इक्वेशन। तो वहां से अगर देखें तो न्यूट्रल टेम्परेचर आ जाता है -a/b।
ओके ऐसा ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब सीबेक इफेक्ट पता चल गया, तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि पेल्टियर ने फिर क्या एक्सप्लेन किया, समझेंगे। तो सीबेक इफेक्ट होने के बाद पेल्टियर ने समझाया कि देखिएगा, उसने क्या बताया कि दो मेटल हैं अगर, और उन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, पेल्टियर इफेक्ट। क्या देखने को मिलेगा, पेल्टियर। पेल्टियर इफेक्ट। ठीक, तो उसमें ये बताया कि अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है तो वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके वजह से अगर उस सर्किट को क्लोज वगैरह किया है कहीं से, तो उस सर्किट में क्या जनरेट हो जाएगी, करंट। करंट। और इस करंट के वजह से ये जंक्शन क्या करेगा, हीट अप होगा। क्या करेगा, हीट अप होगा। ठीक है, तो पेल्टियर इफेक्ट क्या है, पेल्टियर इफेक्ट क्या है, पेल्टियर इफेक्ट ये बता रहा है व्हेन करंट इज पास थ्रू junction of two metals, then the heat is absorbed or evolved at the junction। तो पेल्टियर इफेक्ट किस हीट के बारे में बताता है, इवॉल्व जंक्शन की। जंक्शन पे। वो कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी और इवॉल्व भी। डिपेंड करेगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट इवॉल्व होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो। ओके, और अच्छी बात यह है कि जब इन्वर्जन टेम्परेचर के बाद करंट स्विच हो जाती है, व्हेन करंट इज रिवर्स, तो क्या तब कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसमें, नहीं, तब भी ये इफेक्ट काम करता ही है। ओके, तो एक पॉइंट आता है कि पेल्टियर कोफिशिएंट, पेल्टियर कोफिशिएंट जो कि एक टाइप का क्या है, ईएमएफ है, कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी हीट यूज हो गई और कितना चार्ज फ्लो होने पर। समझा, तो इसे लर्न करके रखना है, याद रखना है क्या, कि पेल्टियर इफेक्ट में डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितनी हीट निकल रही है अपॉन हमने कितनी करंट पास की, मतलब कितना चार्ज पास हुआ। बताए पेल्टियर इफेक्ट क्लियर है, कहां पर काम करता है पेल्टियर इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट जंक्शन पे हीट के बारे में बताता है, किसके बारे में, हीट के। अब क्या होता है, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ने बताया कि अगर एक कंडक्टर में करंट जा रही है तो उसमें एक हीट और निकलती है, क्या, आई स्क्वायर आरटी। आरटी। ये उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ये किसने बताया, आई स्क्वायर आरटी, जूल। जूल ने। इसके बाद बताया कि अगर हीट आ जाएगी तो वहां पर टेम्परेचर आ जाएगा, और अगर ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये T1 है ये T2 है, तो थॉमसन ने बताया कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस अलग है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग चेंज हो जाएगी, इवन इन अ सिंगल वो सेटअप। तो वहां पर इसका मतलब ये होगा कि इनके टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से भी वहां पर एक एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगी, और वो इफेक्ट किसने बताया, थॉमसन। तो मैं चारों को पूरा अच्छे से फिर से क्लियर करता हूँ। नंबर 1, सीबेक ने क्या बताया, सीबेक ने ईएमएफ के बारे में बताया, थर्मोकपल, किसके बारे में, थर्मोकपल ईएमएफ। पेल्टियर ने कौन सी हीट बताई, जंक्शन पे हीट, दो मेटल के जंक्शन पे हीट। और थॉमसन ने ये बताई कि एक मेटल में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो हीट निकलती है वो कौन सी हीट हो जाती है, थॉमसन। और याद रखना, दिस हीट इज ओवर एंड अबव द जूल हीट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हीट निकलेगी तो जूल हीट नहीं निकलेगी, जूल हीट तो निकलनी ही है, आई स्क्वायर आर टी तो कंपल्सरली रहेगी। ये एक एक्स्ट्रा हीट हो जाती है ड्यू टू व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो बताएं, ऑल फ्लोर क्लियर है या नहीं, सीबेक, पेल्टियर, थॉमसन एंड जूल। 1 मिनट का समय लें और एक बार सोचे कि ये ऑल 4 आपको क्लियर है कि नहीं। टेक 1 मिनट और ये नेम देखें, सीबेक ने क्या बताया, पेल्टियर ने क्या बताया, थॉमसन ने क्या बताया।
और जूल से वो कैसे डिफरेंट है? सर तो अभी जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो आई स्क्वायर आर टी में डेल्टा टी यूज करेंगे क्या? टाइम है वो आई स्क्वायर आर टी में। हाँ सर। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है, हम टेम्परेचर देख ही नहीं रहे। थॉमसन इफेक्ट जूल्स करंट के बाद वाला इफेक्ट है एग्जैक्टली। जूल्स हीट जाएगी, उससे हीट अप होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और एक्स्ट्रा हीट आ जाएगी। ये है थॉमसन इफेक्ट। सर बाकी जनता यार चेक करो, सीबेक, पेल्टियर, थॉमसन, जूल, ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अपन जूल हीटिंग में चलते हैं, जो कि काफी पूछा जाता है। जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो उसने सिंपल सा आइडिया बताया, क्या कि अगर एक कंडक्टर के क्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां से क्या पास होने लगेगा, चार्ज। और अगर वो चार्ज पास होगा तो उसे पास कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही हीट के फॉर्म में निकलता है। तो इसका मतलब मैं देखूंगा कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा V पोटेंशियल के थ्रू Q चार्ज को फ्लो कराने में। Q को फिर हमने क्या लिख लिया, I इंटू dt। और अगर मैं देखूंगा तो dW बाई dt वर्क डन अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, ये थर्मल पावर। तो जूल ने बताया कि वहां पर एक थर्मल पावर यानी हीट जनरेट होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी आई। और वी आई को अब लिख सकते हैं क्या, आई को लिख सकते हैं क्या, वी बाई आर। तो अगर इक्वेशन से आई को हटाना है तो वी बाई आर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। और अगर वी को हटाना है तो आई आर लिख देंगे, मतलब आई स्क्वायर आर। और अगर मैं देखूं कि टाइम लगा कुछ टी, तो ये वर्क डन ही क्या बन जाएगी हमारी, हीट। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हीट का, देखें, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर, तीनों के अपने अपने यूज है। जब वी आई गिवन है तब ये, आई आर गिवन है ये, वी आर गिवन है ये। तो तीन पेयर से जो भी दो गिवन है आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर मैंने जूल हीटिंग और पेल्टियर इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है, समझे। पहला पॉइंट क्या है, जंक्शन पे काम करता है पेल्टियर, जबकि जूल एंटायर इंटायर मेटल। पेल्टियर में एक खास बात आती है कि हीट किसके प्रोपोर्शनल रहती है, आई के आई के प्रोपोर्शनल आती है, कितना वहां से करंट फ्लो कर गया, याद है ना, ईएमएफ क्या होता है, एच अपॉन क्यू, कितना चार्ज फ्लो हो गया, ठीक है। तो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू, क्यू को आईटी लिख सकते हैं। तो बेसिकली काम की बात यह है कि पेल्टियर इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करंट पे, जबकि ही जूल हीट आई स्क्वायर। पेल्टियर इफेक्ट की खास बात है, इट में एक्ट ऑन बोथ जंक्शन, कूलिंग में भी और हीटिंग में भी। जबकि जूल्स हमेशा क्या करेगा, वो जो आई स्क्वायर आर टी है वो हीटिंग हीटिंग में ही। पेल्टियर इफेक्ट रिवर्सिबल है, अगर करंट आगे जा रही है पीछे आ रही है तो मतलब उतनी हीट दे सकता है या उतनी हीट वापस ले भी सकता है। जूल हीट कभी ले नहीं सकता है, हमेशा वो रिलीज ही करता है। आप समझ रहे, पेल्टियर इफेक्ट में उतनी हीट रिलीज भी कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकता है, लेकिन जूल हीटिंग में एब्जॉर्ब करता है क्या हीट कभी नहीं सर। नहीं, वो हमेशा एक्स्ट्रा हीट है। यहाँ तक कोई डाउट क्या, नो सर। हीट एंड पावर का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि एक सिंगल बैटरी से कब मैक्सिमम पावर अचीव होगी। तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई और एक लोड से कनेक्ट कर दिया, लोड को हम आर वैल्यू मान रहे हैं। तो करंट समझ आई कितनी होगी, ओके। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर। तो पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगी, पावर आई स्क्वायर आर आई की वैल्यू हमने लिख दी, तो ये आ गया हमारा पावर। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया,
और डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल कर दिया, 0. 0 के इक्वल किया और सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई क्या, R बाई R इज इक्वल टू R। मतलब किस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, इंटरनल। पावर मैक्सिमम कब आएगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो याद है ना मैंने बताया था कि बैटरी डिजाइन की जाती है, तो इसीलिए मोबाइल की बैटरी आपको सर्किट के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। आपका मोबाइल कैसा है, आपका मोबाइल का लोड कितना है, मान लेते हैं मोबाइल का लोड लेट से 20 ओम है, तो ऐसी बैटरी डिजाइन की जाती है जिसका इंटरनल भी कितना ही है 20 ओम। 20 ओम, तब सबसे ज्यादा आपको आउटपुट। पावर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया, देखो कि वो एक पैराबोलिक फंक्शन आता है क्योंकि R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के वैल्यू पर क्या हो जाता है, मैक्स। मैक्स। और ये वैल्यू रख दोगे अगर तो आपको वैल्यू भी पता चल जाएगी। आई की वैल्यू क्या आएगी, बाई R प्लस R मतलब 2R, और आई स्क्वायर R कर दोगे तो वैल्यू। समझ आया कि नहीं यार, बताएं रिलेटेड टू मैक्सिमम कि कैसे डिजाइन, मतलब क्यों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही लोड लगाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लोड है और कोई भी बैटरी लगा दी, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. ओके, अब आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह को लेके, क्या रेटेड और डिजाइन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, मतलब आप देखो कि कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसमें जरूर लिखा रहता है, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। सपोज 20 वैट 50 वोल्ट आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर, ऐसा करके कुछ कुछ तो लिखा रहता है ना। उसे क्या बोलते हैं, रेटिंग। क्या बोलते हैं, Rate. रेटिंग। अब देखिए उस रेटिंग का काम क्या है, उस रेटिंग का काम क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खराब करने में किसका मेन रोल होता है, करंट। करंट का। अगर करंट लिमिटेड से ज्यादा चली गई तो डेफिनेटली खराब होगा। तो अगर मैंने बोला कि एक बल्ब है जिसमें लिखा हुआ है 50 वैट का बल्ब है जो कि 220 वोल्ट है, तो अगर इसमें थोड़ी ज्यादा पावर आ गई, लेट से 300 वोल्ट आ गई, तो क्या खराब हो जाएगा क्या तुरंत, नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल करंट 1 एम्पियर है और आपने 1.1 एम्पियर भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खराब करने में पोटेंशियल ध्यान देता है या करंट, करंट। करंट। तो अगर आपको रेटिंग में करंट दे दिया तब तो एकदम इजी है, अगर कुछ पोटेंशियल वगैरह दिया तो उससे ट्राई करेंगे कि करंट निकाल। देखो रेटेड वैल्यू सपोज लिखा है किसी अप्लायंस में 220-3 है, मतलब 220 क्या है उसका डिजाइन पोटेंशियल। क्या अगर इसमें काम करोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा 220 से ज्यादा किया तो खराब हो जाएगा क्या, नहीं सर। नहीं, बस उतनी पावर नहीं देगा जिसके लिए वो डिजाइन है, ठीक है। यस सर। हाँ, और ये 3 है क्या है उसकी रेटेड करंट। Correct. करंट। इसे मैं बोलता हूँ मैक्स पॉसिबल करंट, क्योंकि करंट इससे ज्यादा हुई तो खराब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा दिखा होता है कि करंट लिखा ही नहीं, लिखा है 220 वोल्ट डैश 50 वैट, तो ये डिजाइन पोटेंशियल है और ये डिजाइन पावर है। तो इन दोनों से मिला के निकाल सकते हैं ना यार करंट। याद करो पावर का फॉर्मूला, क्लियर ना। यस सर। Yes. तीन फॉर्मूले, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। तो डेफिनेटली पहले से काम बन गया ना, आई निकल आया, यस सर। ठीक है। तो देखेंगे कि ये जो रेटेड वैल्यू है इनसे हम हमेशा एक चीज निकाल सकते हैं, क्या, रेजिस्टेंस। डिजाइन रेजिस्टेंस। क्या एक्चुअल में वो इस रेजिस्टेंस पर है, नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं कि उसका डिजाइन कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। मतलब अगर मैंने कहा कि लिखा है 220 वोल्ट और 50 वैट, तो जब ये अप्लायंस 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे तब ये कितना रेजिस्टेंस देगा, ये वाली बात है। तो क्या यहाँ पर वी सोर्स का रखना है क्या हमें, नहीं, कौन सा वी रखना है, Design. Design. डिजाइन।
ये होगा कि उसका डिजाइन रेजिस्टेंस कितना है। तो समझ आया ना पी की कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, वी स्क्वायर बाई आर। ओके है। Yes. अगर डिजाइन करंट यूज करना तो पी का कौन सा फॉर्मूला, वी आई। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अभी इसी पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि कौन सी चीज कैसे क्या खराब होगी नहीं होगी, बाकी सारी चीजें। अब सपोज आपसे पूछता है क्या, पावर कंज्यूम्ड, कौन कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो डेफिनेटली पहले ये देखें कि आपके सारे प्लान्स किस सेटअप पे लगे होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। पैरेलल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कंज्यूम्ड पावर चाहिए तो अब मुझे डिजाइन वोल्टेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो किस सोर्स से कनेक्टेड है। समझा कि नहीं? मतलब देखना, मैंने कहा कि ये लिखा है 220 वोल्ट 50 वैट, तो ये 50 वैट कब कंज्यूम करेगा, जब किससे कनेक्टेड हो। 220। अगर मैंने उस बेचारे को वोल्टेज ही 150 दिया है तो क्या वो 50 वैट पावर यूज कर पाएगा क्या? नहीं सर। No. नहीं। तो कंज्यूम्ड पावर जो होती है वो वी स्क्वायर बाई आर तो ठीक है, लेकिन वी कौन सा होता है, वी कौन सा होता है सोर्स का, किसका सोर्स। सोर्स। सोर्स कितना है, रेटेड है क्या यहाँ पर वी? नहीं। अब बात आती है करंट। तो बेटा करंट में कोई रिस्क नहीं लेने का। अगर आपकी करंट का आंसर किससे ज्यादा आ गया, डिजाइन। डिजाइन से, मतलब जो यहाँ पर आपको बताया, अगर उससे ज्यादा आ गया तो अप्लायंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर उससे कम है तभी हम सॉल्व करेंगे कि ठीक है अप्लायंस सही रहेगा। ओके ना? यस सर। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सिनेरियो टाइप देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सपोज अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किसमें कनेक्ट कर दूं, सीरीज में, तब देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मैंने कैसे कर दिया है, सीरीज में, और मैंने कितने वोल्ट से कनेक्ट किया उन्हें, 400 वोल्ट से, जबकि दोनों की रेटिंग वैल्यू कितनी है, 220. 220। तो क्या खराब हो जाएंगे क्या दोनों बल्ब? नहीं। खराब चेक करने के लिए किसे चेक करना है, Current. करंट। करंट चेक करने के लिए अभी आपको पहले दोनों की रेटेड करंट चाहिए। तो रेटेड करंट कैसे आ जाएगी, आई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई। तो रेटेड करंट कितनी आ जाएगी, आई पी बाई वी। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट नियर अबाउट 4। ओके, जबकि आई टू कितनी आ जाएगी, सर पी बाय वी ना। हाँ सॉरी माय मिस्टेक, पी बाई बी रहेगा। ठीक है, तो अपन कर लेंगे, ये आप समझ गए। 50 बाई 220 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 80 बाय 80 बाई 220। ये हो गया आई। अब आई के बाद क्या निकालना है, दोनों के रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहे हैं दोनों, सीरीज। सीरीज में, तो इनका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट निकाल के क्या निकालेंगे, सर्किट की करंट। अब क्या V1 V2 को अलग अलग करंट मिलेगी क्या, नहीं सर। नहीं। लेकिन अगर इनकी वैल्यू आ रही है, सपोज इसकी आ रही है 0.4 और इसकी आ रही है 0.6 और हमारी करंट है 0.5, तो बताओ क्या कोई बल्ब खराब हो जाएगा, B1। B1 वाला फ्यूज हो जाएगा, समझा ना? यस सर। ठीक है, तो ये आइडिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कमेंट करना है, मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालनी है। तो देखिए कमेंट कैसे होगा यहाँ पर, समझें क्या होगा यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों सीरीज में है ना, क्या दोनों का V सेम है क्या, नहीं, दोनों का क्या सेम है, I. आए। तो क्या पावर का फॉर्मूला, कंज्यूम्ड पावर का फॉर्मूला होगा V, डिजाइन होगा या सोर्स, सोर्स। सोर्स।
V स्क्वायर बाई R निकालना पड़ेगा, बट क्या दोनों को 400 मिल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, तो दोनों का सोर्स हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए फिर? आर स्क्वायर I स्क्वायर R, और I दोनों में क्या है? सेम। सेम। तो अगर कंपेयर करने की बात आई तो कंपेयर करके पावर कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा? जिसका R ज्यादा है। ज्यादा। तो मतलब 50 watt will take less energy। देखो ना क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है ना? सॉरी, माय मिस्टेक। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है? पावर। मतलब देखें, ये पीसी मतलब क्या है? पावर कंज्यूम्ड। क्या है? कंज्यूम पावर। वो डिपेंड करेगी I स्क्वायर R के अकॉर्डिंग किस पर? R R पर। और R निकालते हैं V डिजाइन स्क्वायर अपॉन डिजाइन पावर। पावर। इसका मतलब क्या रिलेशन आया कि डिजाइन पावर का उल्टा है उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और उसके अकॉर्डिंग रहेगा पीसी। तो इसका मतलब 50 वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा या 80 वाला? 50 वाला। पक्का? क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, ये कम तो फिर पावर कंज्यूम ज्यादा। ज्यादा। अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो एक 50 वैट का लगाया है और एक 80 वैट का, कौन ज्यादा एनर्जी गेन करेगा? पावर 50 वैट वाला। तो 50 कौन वाट ज्यादा वाला। ग्लो करेगा? 50 वाट वाला। 50 वैट वाला। बट ये तो उल्टा हो गया ना। इसका मतलब ये है कि आपने महंगा वाला कुछ लिया ज्यादा वैट का और वो उतना ग्लो नहीं कर रहा। कौन ग्लो कर रहा है? कम वैट वाला। तो ऐसा होता है क्या रियल में? अरे रियल में ऐसा होता है क्या? No. नहीं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि रियल में कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बैठाया जाता इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। कैसा बैठाया जाता है? पैरेलल। पैरेलल। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया ना, ये समझ आ गया ना कि टू चेक विच बल्ब विल फ्यूज, दोनों का क्या निकाल लो? आई डिजाइन। और फिर एक्चुअल सर्किट की क्या निकाल लो? करंट। Correct. करंट। अगर वो डिजाइन से ज्यादा है तो फिर वो फेल हो जाएगा। ओके। कभी कभी पूछता है कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब किस में ज्यादा होगी। तो इस चैप्टर में खास बात है कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब ज्यादा मतलब क्या चीज ज्यादा होगा? Correct. करंट। और करंट ज्यादा मतलब पावर कंज्यूम्ड ज्यादा। ज्यादा होगी। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मतलब बेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा होने लग जाता है। ठीक है ना? यस सर। लेकिन अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में इस बार सप्लाई वोल्टेज ही मिलेगा ना दोनों को। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वोल्टेज सेम है। तो क्या मुझे आई स्क्वायर आर से कंपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, 20 स्क्वायर। वी स्क्वायर बाई आर से। और आर अभी अभी मैंने देखा कि आर खुद पी पे कैसे डिपेंड करता है? Inverse. इनवर्स। इनवर्स। तो इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड डिजाइन पावर पर कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली। डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ज्यादा वैट का है वो ज्यादा ग्लो करेगा किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। पैरेलल। इसलिए जो घर वगैरह होते हैं हम लोग के, सारा कुछ, सारी डिजाइन, सारा ये अप्लायंस कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल। पैरेलल। क्लियर है सबको पैरेलल का पॉइंट? यस सर। तो ये चीज हम चेक कर सकते हैं क्या कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? तो जैसा बताया हमने, क्या कर सकते हैं? P इज इक्वल टू वी आई। वी आई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर आई निकालना है? P बाई। वी। V. तो ये हुआ I1, ये हुआ I2। क्या यहाँ पर मैंने सोर्स रखा क्या? नहीं सर। नहीं। Design. मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर? डिजाइन। डिजाइन। कितनी डिजाइन करंट है?
जब सोर्स की बात आएगी तो फिर मैं निकालूंगा सोर्स वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। ओके, यस सर। हाँ, वहां से हमारी I1 और I2 की क्या आ गई वैल्यूज। वैल्यू। अब देखेंगे कि अगर ज्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंग फ्यूज हो जाएगा। आइडिया समझ आया कि नहीं यार सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंजम्पशन का। तो अब डायरेक्टली याद रखो कि घर में कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। पैरेलल। और घर में अगर 50 वैट और 20 वैट की दो एलईडी है तो कौन डेफिनेटली ज्यादा ग्लो करेगी? 50 watt. 50 वैट। तो इसका मतलब सीरीज में इसका क्या होता है? उल्टा। उल्टा। समझा ना? यस सर। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। ये ट्राई करें। कितने बल्ब हैं ये? 3। सिमिलर बल्ब है। अब बताना है, सोचो एट द मोमेंट अभी ये की ओपन है, जैसे ये की क्लोज कर दी तो क्या देखना है, उनके ब्राइटनेस में क्या फर्क आएगा, मतलब किसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी किसकी ब्राइटनेस कम होगी। समझा कि नहीं? तो ब्राइटनेस किस बात पर डिपेंड करती है? और Current. जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ओके, हाँ सर। हाँ, तो ये वाला थॉट दें एक बार सब में करंट निकालें, देखें करंट में क्या चेंजेस आए हैं, उससे फील आएगा कि क्या वेरिएशन होने वाला है। ओके, ट्राई करें, टेक 2 to 3 मिनट्स। बताएं, ट्राई किया सभी ने? यार बताएं। सर अगर की क्लोज किया तो सी वाला बल्ब शॉर्ट हो जाएगा क्या? शॉर्ट कहाँ होगा, वो बल्ब है ना, ये खुद रेजिस्टर है ना। अभी समझा क्या? हाँ सर। हाँ सॉरी माय मिस्टेक यार, शॉर्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले तीनों किसमें थे? सीरीज। Series. सीरीज में। बाद में कितने बचे सिर्फ? 2. दो। दो। ये तो पूरा शॉर्ट हो गया। हाँ, क्लियर ना? हाँ सर। Yes. तो पहले करंट कितनी थी तीनों में? I इज इक्वल टू V बाई 3R। और जब शॉर्ट हो गया तब करंट कितनी हो गई? V बाई 2R. 2R। 2R। तो इसमें करंट जा रही है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इन दोनों में देखो करंट बढ़ गई ना। Yes. तो ये दोनों और ज्यादा ग्लो करने लगेंगे। मुझे लगता है अभी क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन दोनों सेम इंटेंसिटी से ग्लो करेंगे। दोनों सेम, हाँ, ये दोनों सेम चलेंगे, ज्यादा ग्लो करेंगे और ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है। हम्म
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें यहाँ पर बता दी। ये वाला ट्राई करें। सर फ्यूज हो जाएगा मतलब क्या, मतलब वो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी उस ब्रांच में, नहीं। फ्यूज हो जाएगा मतलब वायर ब्रेक हो जाएगी उस ब्रांच की। सर तो फिर ए और बी का इंटेंसिटी मतलब देख लेते हैं, कम आर और होगा। आर कर लेते हैं, समझे पहले। ये आर और आर क्या हो जाएगा, आर बाई 2, 2 और इस आर के साथ मिलकर 3R बाई 2। 3R/2 तो पहली करंट कितनी हो जाएगी, V बाई 3R बाई 2 मतलब 2/3। ओके, ये हो गई मेन करंट। कितनी है मेन करंट, 2/3 मतलब कितनी, 0.66। अब यहाँ पर देखो इक्वल है ना, तो कितनी कितनी जाएगी, 0.33। ओके यहाँ तक। हाँ सर। अब नंबर 2 क्या कर दिया हमने, सी को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, तो सी फ्यूज खत्म हो गया। तो अभी आर इक्वलेंट कितना बचा, ये दोनों 2R 2R। करंट कितनी हो गई, V बाई 2R। 2R तो मतलब करंट कितनी हो गई, 0.5। अब देखो इसमें कितनी जा रही है, 0.5, और बी में भी कितनी जा रही है। 0.5 0.5 अब बताओ क्या हुआ, ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम, और बी बढ़ेगा। 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 बताइए क्लियरिटी है कि नहीं इस चीज को लेके। Yes, sir. ऐसा हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज दिखा दी, क्लियर है ना। ऐसा ठीक है, फिर होता है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहती है, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होता है एक स्पेशल यूनिट में रखी जाती है एनर्जी। जैसे पावर है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। कॉमर्शियल मतलब हमें बड़ा यूनिट रखना है, तो पावर का यूनिट वैट की जगह हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट और टाइम की जगह, सेकंड की जगह क्या यूज करते हैं, आर। और ये एक बड़ा सा यूनिट बन जाता है जिसका खुद नेम ही क्या दिया जाता है, यूनिट। Yes. तो इसका मतलब ये होता है कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी। मतलब जब आप 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट कितनी देर चला ले, 1 आवर, तो आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, 1 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब होता है किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। जैसे एक सिंपल सी बात की जाए, एक क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ जुलाई मंथ। तो पहले ध्यान देना, जुलाई मंथ मतलब कितने डेज होंगे इसमें, 31 31, of a house having daily use of 2 AC of हाफ किलोवाट। तो 2 AC ऑफ हाफ किलोवाट मतलब टोटल कितना यूज हो रहा है, 1 किलोवाट। कितनी देर तक काम कर रहे हैं, 10 hours.
10 आवर, तो कितना यूनिट कंज्यूम किया इन्होंने डेली? 10 units. 10 units. फिर है 100 वैट के फैन 8 आवर्स तक, तो 100 वैट नहीं लिखना हमें किस में लिखना है उसे? Kilo. किलो वैट में, सॉरी। तो किलो वैट में कितना हो गया वो 100 वैट मतलब 0.1, और कितनी देर तक? 8 आवर्स, तो कितना यूनिट हो गया? 0.8 units. 0.8। 6 बल्ब ऑफ 50 वैट मतलब टोटल कितना हुआ? 15 to 6 300 मतलब कितना? 0.3। कितनी देर तक? 8 आवर्स। कितना हो गया ये? इतनी टोटल यूनिट क्या हो गई? कंज्यूम हो गई कितनी? डेली। तो अगर प्राइस दिया है 5 रुपीज पर यूनिट है, तो टोटल डेली यूनिट कितनी हो गई है? 4.2. 10 12 13 पॉइंट। So 2 fans. क्या चीज? 2 फैन है क्या? ओके ओके, 200 वैट फैन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0.2 मतलब ये हो जाएगा 1.6। 6. तो टोटल कितने वैट यूज हो रहा है? 14 यूनिट डेली। तो 14 इंटू 31 क्या आ जाएगा? कॉस्ट। समझ आया? Yes, sir. तो कमर्शियल यूनिट समझ आया कि कमर्शियल यूनिट में कॉस्ट वगैरह कैसे निकालते हैं? Yes, sir. ठीक है। अभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में भी सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट वगैरह निकालना पड़ जाता है। मतलब कैसा? जैसे मैंने यहाँ पर समझाया आपको, यहाँ पर मैंने बताया था पावर कंज्यूम के बारे में। किसके बारे में? पावर कंज्यूम। अगर पैरेलल में लगाया या फिर सीरीज में, क्लियर है ना? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट पावर के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये नोट्स में एडेड नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा अभी। क्या? इक्विवेलेंट पावर। क्यों? क्योंकि अगर सोचो आप कि में बहुत सारे एलिमेंट यूज हैं और आपको पता है कि सब पैरेलल में यूज होने वाले हैं, तो अगर आपने उनका क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट पावर निकाल ली, तो काम बन जाएगा ना। आप डायरेक्टली उन्हें P इज इक्वल टू V²/R यूज कर सकते हो ना, या फिर V इंटू आई यूज कर सकते हो ना। अगर आपने P क्या निकाल लिया? Equivalent. इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट पावर निकालने का सिंपल सा आइडिया देख लेते हैं कि नंबर 1, ये दो बल्ब हैं, ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? Series. सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो मुझे पता है कि इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 plus R1 प्लस R2। ये हुआ नंबर 1। अब यहाँ पर पॉइंट ये होती है कि ये जो डिजाइन ये होता है क्या, वर्किंग रेजिस्टेंस, क्या? आर वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वर्किंग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? V²/P से ही निकालते हैं। आर वर्किंग हमेशा कैसे निकालते हैं? V²/. V²/P। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये P1 है और ये P2 है, तो फर्क नहीं पड़ता कि इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा। जब आर वर्किंग निकालते हैं तो क्या यूज करते हैं हमेशा? टोटल वोल्टेज। क्या यूज करते हैं? Total. टोटल वोल्टेज। तो इसका आर भी क्या हो जाएगा? V²/P इक्विवेलेंट, और ये भी क्या हो जाएगा? V²/P1, और ये हो जाएगा V²/P2। तो आप समझ गए कि कैसा रिलेशन आएगा सीरीज में? उल्टा रिलेशन आएगा। ओके, यार क्लियर है कि नहीं सीरीज में कैसे निकालते हैं पावर? Yes. और अगर पैरेलल होगा तो फिर क्या करेंगे? सेम चीज। अगर पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R। और अभी बताया ना 1, ये आर को कैसे लिख सकते हैं? P/V²। ये हुआ P इक्विवेलेंट/V², ये हुआ P1/V² और P2/V²। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, हमेशा वर्किंग रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? V²/. V²/R। तो यहाँ से मुझे दो लर्न करने वाली चीजें पता चली कि सीरीज में P इक्विवेलेंट 1/, करके होगा और पैरेलल में डायरेक्ट। क्लैरिटी है या नहीं? Yes. तो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं
हाउ मच करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, अगर ये क्वेश्चन हमने पूछा तो बताएं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं 20 वैट है, 60 वैट, 30 वैट, 20 वैट और ये 100 वोल्ट की बैटरी है। बताओ सर्किट से कितनी करंट विड्रॉ की जा रही है। तो डेफिनेटली जैसे रजिस्टर निकालते थे यहाँ पर क्या निकालेंगे अब, पीक Equivalent. पी इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा पी इक्विवेलेंट, पहले ऊपर वाले दो Series और सीरीज है, बट उन्हें सॉल्व कैसे 1 करेंगे, upon 1 अपॉन में। तो 1 अपॉन वाले का याद है ना, अगर दो हैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, समझा कि नहीं। कितना आएगा 30 और 60 का 20 20, और ये 20 और ये 20 किसमें है अब, पैरेलल पैरेलल में, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो फाइनल कितना सिस्टम कंज्यूम कर रहा है, 40 और सिस्टम किससे कनेक्टेड है, 100 वैट से, तो करंट आ जाएगी। समझ आया कि नहीं, बताइए, ये स्पेशल पॉइंट समझ आया कि नहीं। यस ठीक है, तो इस चीज को अकॉर्डिंगली माइंड में रखना है। ठीक, अच्छा बताओ, अगर ये 20 नहीं होता तो कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता, 60 वाला या 30 वाला, 30 वाला। समझ आ गया ना, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, उल्टा हो रहा है। और अगर ये 30 नहीं है और यहाँ पर 20 है, तो अब बताओ कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा, 60 वाला। सही है। तो मतलब ओवरऑल चीजें समझ आ गई ना, पक्का। सो ठीक है, तो पावर पे भी आप चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो शीट में अगर देखेंगे, मैंने शीट यहाँ पर ऐड नहीं की हुई है अभी, ठीक है, मैं कल करवाता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, क्या क्या चीज ध्यान देंगे कि पावर का भी आपको सिखा दिया है। आप चाहिए तो पावर का भी सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 to 180, सॉरी 100 to जो 180 है वो किस सेक्शन के हैं, पावर पे है। तो आप इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके रखें। समझ आया ना। तो कल से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस शीट डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ट्राई करो कि फर्स्ट 100 क्वेश्चन आप कर डालो, अभी आज ही हो जाए जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, और उसके बाद 1-2 दिन में ये भी कंप्लीट कर ले। ठीक है ना। यस अच्छा, अब इस चैप्टर के दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं, लास्ट सेगमेंट, क्या, इंस्ट्रूमेंट्स। किन पे, इंस्ट्रूमेंट्स में चलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो अलग है, इंस्ट्रूमेंट एकदम अपना एक अलग वेटेज कैरी करता है। तो जो अपकमिंग टेस्ट होगा उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो हम 2 पार्ट में कर लेते हैं कि अभी इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के बाकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो ये टेस्ट में आएगा। इसके बाद वाला जो टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर आएगा, प्लस जो हम प्रीवियस 11th का ऐड करते हैं, COM एंड रोटेशन। क्लियर। यस ठीक है, चले तो आराम से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाय द वे बहुत सिंपल होता है इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आराम से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट्स आगे फिर एक बार पढ़ने को मिलेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो यहीं पे ही मैं सिखा देता हूँ, आप लोग यहीं पर ही इन चीजों का ध्यान देंगे। चले, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों काम कर सकता है, किसका, वोल्टमीटर और एमीटर का। तो मतलब है क्या, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है वो हम देखने का ट्राई करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, 2 मैग्नेट लगे होते हैं और बीच में एक कॉइल होती है जिसमें क्या रैप होती है, पूरी एक वायर, क्या रैप होती है, वायर। तो आप समझ गए कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट गई, क्या गई,
करंट, तो ये करंट कैरिंग लूप हो जाएगा। और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर करंट कैरिंग लूप रखा है तो वो क्या होने लग जाता है, रोटेट। याद है ना, जनरेटर, Yes. जनरेटर नहीं सॉरी मोटर, करंट अगर पास होगी तो वो क्या होने लगेगा, फ्रेम, रोटेट। डेफिनेटली आपने क्लास 10th में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पढ़ी होगी। तो गैल्वेनोमीटर का जो न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो हम किस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म में। किसमें, मैग्नेटिज्म में। हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाना है और एमीटर कैसे बनाना है। गैल्वेनोमीटर के अंदर की ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके ना। यस सर। ठीक है, तो होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर में उस कॉइल से कनेक्टेड एक स्प्रिंग होती है। तो जब ये रॉड, ये लूप रोटेट होने का ट्राई करता है, ये स्प्रिंग क्या करती है, उसे रेजिस्ट करती है और ज्यादा रोटेट होने देती है क्या, नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक नीडल कनेक्ट कर दी जाती है। वो नीडल की रेंज हो जाती है कि यार वो लेट से इस मिनिमम से इस मैक्सिमम तक सिर्फ यहीं तक रोटेट हो सकती है। किसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, Spring. स्प्रिंग के वजह से। तो ऐसा सेटअप होता है गैल्वेनोमीटर का। तो हमें सिर्फ काम की बात ये है कि अगर ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर करंट गई तो इसकी नीडल इस मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कहीं पे भी जा सकती है। समझ आया कि नहीं। यस सर। अब क्यों ऐसा होता है, टॉर्क लगता है, ये सब कुछ हम मैग्नेटिज्म में देखेंगे। अभी सिर्फ मेरा फंडा ये है कि गैल्वेनोमीटर में अगर करंट गई तो ये नीडल मूव होगी। और सोचो, ये नीडल तो सिर्फ एंगल बता रही है ना, क्या बता रही है आपको, एंगल। आपका इंटरप्रिटेशन है। अगर आपने लिख दिया ये 0 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक Ammeter. एमीटर। एमीटर। और अगर लिख दिया कि नहीं ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो क्या बन जाएगा, ये एक Volt. मीटर। वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो मतलब ये है कि हमें अब डिजाइन करना है कि इसे कैसे डिजाइन करते हैं कि अब ये अमीटर की तरह काम करेगा और अब ये वोल्ट मीटर की तरह। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिएगा कि गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम ये है कि उसकी मिनिमम करंट है ये, मैक्सिमम करंट है ये। तो अगर इससे ज्यादा करंट गई तो वो टॉलरेट कर पाएगा क्या नीडल, नहीं। तो इधर स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगी या फिर नीडल ब्रेक हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की एक कंस्ट्रेंट होती है कि उसकी मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, IG, जिसे हम नेम दे रहे हैं करंट इन गैल्वेनोमीटर। क्या नेम दे रहे हैं, Current in galvanometer. गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने बोला कि मैंने इसे अमीटर बनाया और मुझे अमीटर बनाना है लेट से 0 to 10 एम्पियर का, मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि इस कॉइल की लिमिट बहुत ही कम होती है। कितने होती है, मिली एम्पियर में। सपोज इस कॉइल की लिमिट कितनी है, 100 मिली एम्पियर। तो ये 100 में ही खराब हो जाएगा ना, क्या 10 एम्पियर तक काम करेगा क्या, No. इसका मतलब अगर मुझे एमीटर चाहिए तो मुझे बाईपास करनी पड़ेगी ये करंट। आइडिया लगा कि नहीं यार, थॉट समझ आया कि नहीं। तो बाईपास करने से क्या होगा, अगर यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है तो मैं क्या कर दूंगा, 9.9 बाईपास कर दूंगा। तो अभी भी करंट कितनी जाएगी, सिर्फ अंदर Point. पॉइंट। अब ये बाईपास क्या वाटर तो है नहीं कि आपने एक पाइप लगा दिया और बाईपास हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं सर। नहीं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा करंट बाईपास करनी है तो ये रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा, कम। कम। और किसी चीज के अगर पैरेलल में आपने रेजिस्टर लगा दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है या ज्यादा, कम हो जाता है। Almost. कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि अगर आपको क्या बनाना है गैल्वेनोमीटर से एक अमीटर एमीटर। बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिससे इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम। कम। इसीलिए अमीटर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम। कम। और कम होना भी चाहिए क्योंकि अमीटर को कहाँ लगाते हैं सर्किट में, सीरीज में। अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा होने लग गया
तो फिर करंट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, हाँ सर। ये आर यूज होने लगेगा ना वहां पर, इसलिए इस आर को कम होना चाहिए जिससे इस करंट को ये डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ रीडिंग बताए कितनी करंट है। ओके Yes, sir. ठीक है। तो अमीटर में जाने से पहले एक बार गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोनों पॉइंट, कि ये जो गैल्वेनोमीटर की करंट है ये हमेशा क्या होती है, बहुत ही Small. स्मॉल। तो अगर मैंने डायरेक्ट इसे क्या बनाया अमीटर, तो फिर इसका मतलब रेंज क्या आएगी उसकी, सिर्फ Milliamp. मिली एम्पियर में। ठीक है, तो हमें कुछ इसका करना पड़ेगा। उसकी जगह मैं एक और वर्ड बताता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड क्वेश्चंस में काफी यूज होता है, क्या, सेंसिटिविटी। इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कितनी है। सेंसिटिविटी मतलब ये है कि थोड़ी सी भी करंट चेंज होने पे एंगल ज्यादा चेंज हो जाए, वो ज्यादा सेंसिटिव है या कम एंगल चेंज हो। समझना, मैंने करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दी, एक नीडल है जो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक गई, और एक नीडल है जो 2 एम्पियर में सीधा यहाँ तक पहुंच गई, कौन ज्यादा सेंसिटिव था, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड ना। इसका मतलब जितनी करंट ज्यादा, सॉरी, जितनी कम करंट पर एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा ना। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि थीटा न्यूमरेटर में रहेगा और करंट डिनोमिनेटर में। तो सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन है, एंगल मूव्ड अपॉन करंट अप्लाइड। ठीक है, इस सेंसिटिविटी पे जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो अपन स्टेप वाइज आगे देख लेंगे। सिंपल सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन है, एंगल अपॉन Current. करंट। ठीक है, चले तो अपन बात करते हैं कि यार अमीटर कैसे बनाना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया क्या, कि अगर आपको बहुत सारी करंट लेके जानी है तो क्या करनी पड़ेगी, बाईपास करनी पड़ेगी। तो ये जो बाईपास रेजिस्टर लगाते हैं इसका नेम क्या होता है, शंट। क्या, Shunt. शंट रेजिस्टेंस। अब मुझे पता चला 50 एम्पियर की करंट का बनाना है, जबकि मुझे पता है कि यार इसमें सिर्फ 1 एम्पियर जानी चाहिए, तो 49 कहाँ करनी पड़ेगी, शंट रेजिस्टेंस में। तो सॉल्विंग मेथडोलॉजी पता है क्या होगी, एकदम बेसिक है सॉल्विंग मेथडोलॉजी। क्या, कि ये जो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर कॉइल है और ये शंट है, ये कैसे कनेक्टेड है, Parallel. तो क्या होना चाहिए दोनों की कब वोल्टेज, Same. Same. सेम। तो पहली बात तो शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कॉइल से काफी कम, तभी स्ट्रांग बन पाएगा। और सॉल्विंग टेक्निक क्या है, दोनों का वोल्टेज बराबर कर दो। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस, और ये हुई क्या गैल्वेनोमीटर की Current. करंट, विल बी इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। और ये देखो रेंज जो होगी मैक्सिमम माइनस आई जी, वही तो रिमेनिंग आएगा ना शंट में। हाँ सर। अगर आपको पूछे कि आई मैक्स क्या होता है, तो वो होती है शंट करंट प्लस आई जी, दोनों मिला के। अगर शंट करंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई मैक्स माइनस I. आई जी, सिंपल वे पे है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा एक रिलेशन लिखा गया कि अगर आपको दे दे कि आर इतना है, एस इतना है, तो बताओ मैक्स करंट कितनी आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको एस दे दिया है और क्या पूछ रहा है, मैक्स करंट, तो क्या हो गया, आई आर जी में ये ऐड हो गया और बाद में एस का Right. डिवाइड, तो ये निकाल सकते हैं अपन क्या, मैक्सिमम करंट। इसे एज अ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ एक लाइन काफी है ना। क्या, दोनों का वोल्टेज क्या लिखना, Same. सेम। अब अमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बोलते हैं थीटा बाई आई। अमीटर में भी अच्छी बात यह है कि उसमें करंट ही बिलोंग करती है ना थीटा से, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, Theta थीटा by. बाई आई, क्योंकि करंट का ही पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ क्या, रियल एंड आइडियल एमीटर की। आइडियल एमीटर की खास बात है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0. जीरो। अब अगर रियल एमीटर दे दिया तो मतलब उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा, तो सर्किट में उसका रेजिस्टेंस भी यूज करेंगे। मतलब सोचो आपको बता दिया कि फाइंड द करंट इन अ मीटर,
कुछ नहीं बोला, मतलब क्या मानना है उसे? 0 0 आइडियल। तो करंट कितनी हो जाएगी? V बाई R R। तो ये हो गई आइडियल करंट। कौन सी करंट? आइडियल करंट। लेकिन अब बोल दिया कि नॉन आइडियल है, उसका रेजिस्टेंस है कुछ RA। तो अब इस करंट की रीडिंग क्या आएगी? V बाई R प्लस RA, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी तो यूज होगा ना सर्किट में। समझा नॉन रियल का? yes sir मतलब मैंने कहा कि एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है 400 ओम है, और ये एक अमीटर है जो कि 100 ओम का है। बताओ व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, और ये 10 वोल्ट है। तो नहीं सोचना ज्यादा, पहले ये दिया है ना, माना ये अमीटर है बट इसका रेजिस्टेंस दिया है, तो क्या हो गया टोटल रेजिस्टेंस? 500 करंट कितनी हो जाएगी? V बाई 500। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसकी करंट का? 1/50। समझा कि नहीं? yes हाँ, अगर ये आइडियल होता तो डेफिनेटली आपको ये 100 देता ही नहीं, तब आंसर क्या होता? 1 बार ओके ना सभी को? बताएं क्लियर है कि नहीं? yes अच्छा, फिर कभी कभी क्या पूछ लेता है? error एरर, कि अमीटर की रीडिंग में एरर कितनी है अगर वो रियल वाला है। तो इसका मतलब रियल है तो क्या करंट कम बताएगा या ज्यादा? कम कम बताएगा। इसका मतलब आइडियल में करंट आ रही थी एक्चुअल वाली। तो एरर अगर फाइंड करनी है तो आप उसे क्या मान के सॉल्व करो पहले? आइडियल, और फिर माइनस नॉन आइडियल वाली माइनस करके आइडियल के रेफरेंस में निकाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आइडियल करंट कितनी आई? 140 माइनस नॉन आइडियल वाली कितनी आ रही थी? 1/50 अपॉन 1/40 इंटू 100। ये हो जाएगी कि अगर उसका रेजिस्टेंस 100 ओम हो जाए तो कितनी एरर देगा वो रीडिंग में। मतलब सही रीडिंग नहीं दे रहा ना, उसने खुद ही सर्किट की करंट बदल दी। ओके yes ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी क्लियर है एरर वाला पार्ट। हाँ ठीक है, तो चले क्वेश्चन के थ्रू और समझ में आ जाएगा कि यार एमीटर क्या है, क्या करना है। रीड करें पहले। एक अमीटर है जिसमें शंट रेजिस्टेंस कितना है? 2 तो पहले बना दो कॉइल, ये रेजिस्टेंस, और एक बना दो क्या? शंट। तुरंत बना लो। अब देखो शंट की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। अब नेक्स्ट कॉइल कितना है? 10 10 ओम। सेंसिटिविटी कितनी है? 20 million 20 मिली एम्पियर। ये किसकी सेंसिटिविटी है? किसकी है? और कॉइल। मतलब इसका मतलब ये कॉइल इससे ज्यादा करंट में खराब हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहाँ की करंट दे दी? ये कितनी है? 20 मिली एम्पियर। समझ आया कि नहीं? तो पूछ रहा है मीटर की क्या बताओ। range तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर करंट कुछ आई है तो रेंज क्या आ जाएगी एग्जैक्टली? आई प्लस 20 मिली एम्पियर ना? हाँ सर। क्योंकि दोनों मिला के यहाँ पर आएगी ना आई टोटल। बताइए समझ आया कि नहीं मीटर का क्वेश्चन? यस सर। yes आई कैसे निकालेंगे? क्या बताया, सिर्फ क्या इक्वेट करा दो? पोटेंशियल। voltage पोटेंशियल। तो 20 मिली एम्पियर मतलब 0.02, ठीक है ना, इंटू 10 इज इक्वल टू आई इंटू 2। आई इंटू 2। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। 0.1। मतलब मिली एम्पियर में ही लिख लेता तो अच्छा रहता है ना। मिली एम्पियर में ही लिख लेता तो आंसर क्या आता? 100 मिली एम्पियर। तो क्या रेंज हो गई उसकी टोटल? 120 120 मिली एम्पियर। तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मीटर नहीं है, बहुत ही रेंज थोड़ी है। आइडिया समझ आया कि नहीं? ये फिगर बनाना समझ आया? यस सर। इसमें yes वैल्यू लिखना समझ में आया? और इन दोनों का पोटेंशियल
इक्वेट करना समझ में आना चाहिए बस। ओके Yes. यस सर। ठीक है, चलो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्लियर हो गया है। तो रेंज इसकी आ गई। अब देखें इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, देखें आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ट्राई करें। देखें हो गया क्या यार, बताएं ये हुआ 50 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर है और 45 उसका क्या है Resist. रेजिस्टेंस। तो ये 45 ओम है और इसमें करंट कितनी जा सकती है 50. 50। अब कह रहा है कि नहीं, हमें एमीटर कितना बड़ा चाहिए 500 का। तो मजबूरी है कि उसमें 50 जाएगी, तो बाकी कहाँ करनी पड़ेगी हमें Shunt. शंट में। तो शंट में कितनी करंट आ गई 450. 450 मिली एम्पियर। अब क्या समझाया, बस दोनों का क्या इक्वेट करा दो Potential. पोटेंशियल। फिर अब देखो Potential. दोनों मिली एम्पियर है, इसलिए मैं यूनिट नहीं चेंज कर रहा हूं, समझा कि नहीं। इज इक्वल टू 450 इंटू आर, मतलब शंट रेजिस्टेंस एस। तो कितना हुआ ये 10 टाइम्स 5, कितना आ गया शंट रेजिस्टेंस 5 ओम। क्लियर है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 5 ओम। पक्का ना यार, बताएं समझ आया कि नहीं। Yes, sir. चले तो ये क्वेश्चन ट्राई करें। फाइंड द एरर इन द गिवन एमीटर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम। मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो ये पक्का गलत आंसर दे रहा है हमें। इसकी जो आप रीडिंग देख रहे होंगे ना, वो रीडिंग क्या है गलत है। तो कितनी एरर है, वो रीडिंग कितनी गलत है, ये हमें निकालना है। तो समझाया ना कि अगर एरर निकालना है तो क्या दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, Ideal and non-ideal. आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो पहले निकालते हैं आइडियल। इसका कुछ फर्क पड़ा क्या अब No. नहीं। 40 30 का पैरेलल कितना आया 120. 40 इंटू 30 अपॉन 120। तो ये कितना है 4, कितना आया 10। So upon 70. सॉरी 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 माय मिस्टेक। हाँ अपॉन 70, तो गड़बड़ हुआ ये। कितना आएगा 120. 120/7। हाँ। अभी नेक्स्ट क्या है कि करंट देखना है। करंट निकालेंगे, करंट निकालेंगे क्या हो जाएगा V बाई R। ओके, तो कितना आ जाएगा करंट 7/12। 12. बट करंट मतलब क्या पूरे सर्किट की करंट देखोगे क्या, नहीं। किसकी रीडिंग देखनी होती है एमीटर की। तो हमें किसकी करंट चाहिए
30 वाले की। अरे यार हमने इतनी मेहनत बेकार की, हमें पैरेलल में था ना, ये 10 वोल्ट है मतलब इसके क्रॉस भी कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, तो करंट कितनी आ गई अमीटर वाले ब्रांच में, 1 by क्लियर ना, 1/4। तो हमारी आइडियल करंट कितनी है 1/4। जब इसका 20 आ गया रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस ब्रांच का 60 60। तो आई कितनी आ गई 10/60 मतलब 1/6। तो क्या आएगा परसेंटेज एरर 1/4 माइनस 1/6/1/4 इंटू 100। क्लियर ना, 1/4 इज आइडियल रीडिंग, 1/6 इज नॉन आइडियल रीडिंग। ओवर रेफरेंस किसे लेंगे आइडियल रीडिंग को। समझ आया बताइए। yes sir ठीक है, इस तरीके से मीटर को भी अपन देख सकते हैं। इसी तरीके से वोल्ट मीटर रहेगा, अदर इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, ये सारे कुछ हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस शीट डिस्कस करूंगा रेदर देन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स। ओके yes क्लियर ना। सो प्रैक्टिस शीट मिनिमम 100 क्वेश्चन सभी लोग कर लें आज ही, और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके Yes, sir. चलो ठीक है फिर, टेक केयर। हाँ सॉल्विंग लेकिन कंटिन्यू रखें यार, सॉल्विंग कम रखोगे तो फिर सही नहीं होगा। हाँ हाँ। चलो ठीक है फिर, टेक केयर। हाँ एवरीवन, बाय बाय। bye बाय ऑल ऑफ यू।